से मैं एक मास पता कर सकता हूँ। देखो कैसे, F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ये इस मैटर की प्रॉपर्टी है, जो m है इनर्शियल मास है। दूसरा मेरे पास एक और तरीका है इसका मास पता करने का। मैं किसी बॉडी के हिसाब से फोर्स पता करूं कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, वहां से मैं मास की वैल्यू पता कर सकता हूं। m इज इक्वल टू फोर्स जो भी ग्रेविटी के कारण लगा डिवाइडेड बाय g(m)r², जो भी फॉर्मूला है। तो एक तरीके से मैं ग्रेविटेशनल मास इसका पता कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से इसका मैं इनर्शियल मास पता कर सकता हूँ। आपको लगेगा ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये तो बराबर होने चाहिए क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं और 11-12 में भी हमें यही पढ़ना है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम। क्यों? देखो, एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो तो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो चार्ज एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है। तो हमारा ये जो ग्रेविटेशनल मास है, ये भी एक अलग प्रॉपर्टी हो सकती थी। मान लो उसको कुछ नई चीज बोल देते, उसको किट्टू बोल देते कि पॉजिटिव किट्टू है, ये 5 किट्टू की चीज है, ये 6 किट्टू की चीज है, 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की जगह, तो वो अलग हो सकते थे, लेकिन अलग है नहीं। इसको आइंस्टाइन ने बताया वो सेम इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ग्रेविटी एक इल्यूजन है। मतलब बहुत अच्छी चीज कर दी आइंस्टाइन ने बोला कि क्या मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि इन दोनों मास में डिफरेंस बता सकूं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक लिफ्ट है, लिफ्ट पूरी तरीके से बंद है। अब लिफ्ट में इंसान खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन के ऊपर। अब वेइंग मशीन के ऊपर इंसान खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, तो इस वेइंग मशीन में उसकी कुछ रीडिंग आ जाएगी। दूसरा केस देखो, इस बार उसके पास कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, उसके ऊपर कोई mg फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है g की वैल्यू से। उस केस में इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, उस केस में फिर से हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, कितनी आएगी, mg, सेम वेट आ रहा है। तो ये इंसान को अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या उसकी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और इनर्शियल सूडो फोर्स लग रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। वो चाहता है कि इसे पता किया जाए, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया और उसने यहाँ पर एक लाइट लगा दी, एक टॉर्च इस तरीके से लगा दी। अगर ग्रेविटी के कारण उसके ऊपर फोर्स लग रहा था तो लाइट तो सीधी की सीधी चली जाएगी। अगर लिफ्ट इस तरीके से ऊपर एक्सेलरेट कर रही थी तो लाइट धीरे धीरे थोड़ा नीचे जाएगी, क्योंकि जब तक लाइट यहाँ आगे पहुंचेगी तब तक लिफ्ट थोड़ा ऊपर चली जाएगी। तो उस इंसान को ऐसा दिखाई देगा कि लाइट बेंड हो रही है। तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा डिजाइन किया जा सकता है जिससे हम पता कर लें कि फोर्स ग्रेविटी वाला है या सूडो फोर्स है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते जिससे ये चीज पता कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि ग्रेविटी भी लाइट को बेंड कर देती है। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट नहीं कर रही है, हम सिर्फ खड़े हुए हैं, तो इस इंसान के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन लाइट भी ऐसे बेंड हो जाएगी। अब लाइट ऐसे बेंड हो गई, लाइट का तो कोई मास ही नहीं होता। अगर मैं यहाँ से पानी की एक धार इस तरीके से चलाता तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे मुड़ जाती, लाइट कैसे मुड़ गई, लाइट का तो वजन ही नहीं होता। लेकिन लाइट पे भी नीचे की तरफ बेंड हमें देखने को मिलेगा, और ये इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमारा स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। लाइट सीधी चल रही है लेकिन यहाँ पर स्पेस ही टेढ़ी मुड़ी हुई है, तो लाइट अपने आप ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें ये आइंस्टाइन ने बताया था, और आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि एक्चुअली ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, एक्चुअली ग्रेविटी फोर्स नहीं लगा रही है, उसका मास है, तो मास की वजह से स्पेस नीचे खिंचती चली जा रही है। स्पेस नीचे खिंचती चली जा रही है, मान लो तो यहाँ पे कोई ग्राफ समझ लो आप, ग्राफ नीचे खिंचता चला जा रहा है, तो मैं बेसिकली ग्राफ के रिलेटिव ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे नीचे नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें।